धरती पर कुछ ऐसी प्राचीन चीजें हैं जिनकी बनावट और सटीकता देखकर दिमाग में एक ही शब्द गूंजता है, एलियन। बिना रिकॉर्ड के, बिना निर्देश के, लेकिन अंदर छिपा हुआ ऐसा पैटर्न जो सामान्य कारीगरी से आगे लगता है, जैसे किसी ने जानबूझकर संकेत छोड़े हों। कुछ वस्तुएं किसी कोड की तरह दिखती हैं, कुछ संरचनाएं ऐसा महसूस कराती हैं कि उन्हें बनाने वालों के पास हमारी समझ से अलग तकनीकी सोच थी। आज हम 5 ऐसे रहस्यों में उतरेंगे जहां हर सुराग आपको बार बार यही सोचने पर मजबूर करेगा, क्या यह सच में इंसानों का काम है या कहीं एलियन मौजूद थे और उनके निशान आज भी हमारे इतिहास में छिपे हुए हैं। नंबर 1, रोमन डोडेकाहेड्रॉन, 12 सतहों वाली पहेली का असली इस्तेमाल। करीब 2 शताब्दियों तक यह वस्तु पुरातत्व की दुनिया में एक ऐसी पहेली बनी रही जिसे देखकर लगता था कि जवाब सामने है, लेकिन किसी के हाथ नहीं आता। अलग अलग जगहों से अलग अलग संदर्भों में एक ही तरह की आकृति बार बार निकलती रही। खोखली कांस्य की वस्तु, 12 पंचकोणीय सतहें, हर सतह पर एक गोल छेद और कुल 20 कोनों पर छोटे छोटे गोल उभार जैसे मोती। देखने में यह किसी साधारण सजावटी चीज जैसी नहीं लगती, क्योंकि इसकी बनावट जरूरत से ज्यादा नियोजित है। लेकिन फिर भी इसके साथ कोई लिखावट नहीं, कोई निशान नहीं, कोई निर्देश नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई प्राचीन विवरण नहीं। यही कारण है कि रोमन डोडेकाहेड्रॉन सदियों तक क्यों और किस लिए के बीच लटका रहा। इस रहस्य को और गहरा करने वाली बात यह है कि ऐसी वस्तुएं बहुत कम नहीं हैं। अब तक इनकी संख्या 100 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आमतौर पर पुरातत्व में जब किसी चीज के इतने उदाहरण मिल जाए तो उसके उपयोग की दिशा जल्दी तय हो जाती है, क्योंकि आकार, संदर्भ और वितरण मिलकर संकेत दे देते हैं। लेकिन यहाँ उलटा हुआ। इतने उदाहरण होने के बावजूद हर नया डोडेकाहेड्रॉन पुराने सवाल को और तेज कर देता, क्योंकि आकार वही रहता पर हर एक में सूक्ष्म अंतर होते। कहीं छेद थोड़े छोटे, कहीं थोड़ा बड़े, कहीं वजन हल्का, कहीं भारी, कहीं ऊंचाई कम, कहीं अधिक। यह इशारा करता है कि इन्हें किसी एक कारखाने में एक ही सांचे से बड़े पैमाने पर नहीं बनाया गया, बल्कि अलग अलग कारीगरों ने एक ही आदर्श रूप को ध्यान में रखकर बनाया। यानी डिजाइन किसी परंपरा या किसी नियत इस्तेमाल से जुड़ा था, पर निर्माण स्थानीय था। इन वस्तुओं का भौगोलिक फैलाव भी उतना ही अजीब है जितनी उनकी बनावट। जो भी उदाहरण मिले वे लगभग सभी रोमन साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से जुड़े हैं, अलग अलग आधुनिक देशों के इलाकों में, पर एक ही व्यापक क्षेत्रीय पट्टी के भीतर। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि साम्राज्य के केंद्र क्षेत्र में, यानी उस भूभाग में जहां रोमन सत्ता की धड़कन थी, वहां इनका मिलना लगभग नहीं के बराबर है। यह असंतुलन किसी संयोग जैसा नहीं लगता। इसका अर्थ यही निकलता है कि यह वस्तु रोमन दुनिया में रहते हुए भी रोमन केंद्र की मुख्य संस्कृति की चीज नहीं थी। यह किसी सीमांत परंपरा, किसी क्षेत्रीय समाज या किसी मिश्रित सांस्कृतिक वातावरण से उपजी चीज हो सकती है, जहां रोमन व्यवस्था तो थी पर स्थानीय पहचान भी उतनी ही जीवित थी। समस्या यह थी कि इनके बारे में किसी प्राचीन दस्तावेज में उल्लेख नहीं मिलता, न किसी चित्र में, न किसी मूर्ति कला में, न किसी भित्ति चित्र में। अगर यह रोजमर्रा का औजार होता तो उसके चित्र किसी न किसी तरह मिलते। अगर यह धार्मिक वस्तु होती तो किसी न किसी प्रतीकात्मक दृश्य में दिखती। अगर यह सैन्य उपकरण होता तो उसकी चर्चा या चित्रण मिलता। लेकिन यहाँ सन्नाटा, और यही सन्नाटा वैज्ञानिकों को दशकों तक अलग अलग कल्पनाओं की ओर धकेलता रहा। कोई कहता यह मोमबत्ती रखने का स्टैंड है, कोई इसे मापने का उपकरण बताता, कोई इसे बुनाई या धागा लपेटने से जोड़ता, कोई इसे खेल का पासा मानता, कोई इसे आकाशीय गणना का यंत्र कह देता, और कोई तो इसे बच्चों का खिलौना समझता। सिद्धांत बहुत बने पर प्रमाण किसी के पास नहीं था। अब जब आधुनिक विश्लेषण ने इस पहेली को एक दिशा दी है तो सबसे मजबूत संकेत उस एक खोज से जुड़ता है जिसने बाकी सारी खोजों को जैसे एक धुरी पर ला खड़ा किया। एक कब्र में डोडेकाहेड्रॉन के पास एक और वस्तु मिली,
एक छड़ जैसी आकृति जो हड्डी से बनी थी। यह छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि बाकी जगहों पर छड़ नहीं मिली थी, लेकिन यही बात असल में सबसे तर्कसंगत है। अगर डोडेकाहेड्रॉन किसी छड़ के सिरे पर लगाया जाता था और वह छड़ अक्सर लकड़ी की होती थी, तो 2000 साल में लकड़ी का सड़ जाना पूरी तरह स्वाभाविक है। परिणाम यह हुआ कि हमें सिरा तो मिला, पर डंडा समय ने खा लिया, और जिस एक जगह छड़ बची वहां वह हड्डी की थी, इसलिए वह बच गई और एक निर्णायक संकेत बन गई। यहीं से एक नई व्याख्या सामने आती है। डोडेकाहेड्रॉन अकेली वस्तु नहीं था, बल्कि एक छड़ के सिरे पर लगाया जाने वाला शीर्ष था। यानी यह एक दंड, एक राज चिन्ह या एक अनुष्ठानिक छड़ी का ऊपरी हिस्सा हो सकता है। इस विचार में कई बातें एक साथ बैठती हैं। पहली, इनका वितरण उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सीमित क्यों है? क्योंकि वहां स्थानीय समुदायों की परंपराएं रोमन प्रभाव के साथ मिलकर चलती थीं। दूसरी, इनका एक जैसा डिजाइन पर अलग अलग निर्माण, क्योंकि यह किसी स्थानीय परंपरा का मानक प्रतीक बन चुका था जिसे अलग अलग कारीगर बनाते थे। तीसरी, इनका अलग अलग संदर्भों में मिलना, कब्रों में, सिक्कों के भंडार में या अन्य जगहों पर। अगर यह किसी व्यक्ति की पहचान, पद या अनुष्ठानिक भूमिका से जुड़ा प्रतीक था, तो उसके साथ अलग अलग परिस्थितियों में उसका होना स्वाभाविक है। चौथी, इनका किसी लिखित ग्रंथ में उल्लेख न होना, क्योंकि कुछ परंपराएं लिखित नहीं बल्कि मौखिक और अनुष्ठानिक होती हैं, विशेषकर सीमांत समाजों में, जहां सत्ता तो साम्राज्य की होती है, पर धार्मिक सांस्कृतिक आचरण स्थानीय रहता है। इस दृष्टि से देखें तो डोडेकाहेड्रॉन किसी साधारण औजार की तुलना में एक प्रतीक अधिक लगता है, ऐसा प्रतीक जो अपने आकार के कारण भी रहस्यमय है। 12 सतहें, गोल छेद और कोनों पर गोल उभार, यह सब किसी उपयोगी यंत्र से अधिक किसी चुने हुए रूप जैसा है, और जब इसे छड़ी के सिरे पर रखा जाए तो यह दूर से भी पहचान में आने वाला चिन्ह बन जाता है। यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञ इसे एक तरह का ताबीज भी मानते हैं, लेकिन ऐसा ताबीज जो गले में नहीं हाथ में होता है, जो पहनने से अधिक धारण करने की वस्तु है। यहां एक दिलचस्प मानसिक परत भी जुड़ती है। कुछ विद्वानों ने कभी इसे ब्रह्मांड का प्रतीक तक कहा, क्योंकि प्राचीन दार्शनिक परंपराओं में अलग अलग आकृतियों को तत्वों और प्रकृति से जोड़ा गया। लेकिन समस्या यह है कि प्रतीक कहना आसान है, प्रमाण देना कठिन। फिर भी डोडेकाहेड्रॉन के मामले में प्रतीकात्मक व्याख्या इसलिए मजबूत लगती है क्योंकि इसका उपयोग अगर अनुष्ठानिक था तो उसका सार्वजनिक चित्रण या लिखित उल्लेख न होना भी समझ में आता है। कई समुदाय अपनी खास रस्मों को बाहरी दुनिया से छिपा कर रखते हैं और उनकी वस्तुएं बाहर वालों के लिए केवल अजीब आकृति रह जाती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि रहस्य 100% हल हो गया? ईमानदारी से देखें तो आधुनिक विज्ञान ने यहां सबसे संगत उत्तर दिया है, ऐसा उत्तर जो उपलब्ध संकेतों, वितरण, निर्माण शैली और उस एक निर्णायक साथ मिली छड़, इन सबको एक साथ जोड़ देता है। लेकिन विज्ञान की भाषा में यह अभी भी एक ऐसा निष्कर्ष है जिसे आगे और पुष्ट करना बाकी है। अगर भविष्य में कहीं और भी डोडेकाहेड्रॉन के साथ छड़ या उसके जोड़ के निशान मिलते हैं, या किसी कब्र संदर्भ में ऐसा संयोजन दोहराया जाता है, तो यह व्याख्या लगभग मामला बंद कर देगी। फिलहाल डोडेकाहेड्रॉन की कहानी यही बताती है कि इतिहास केवल मिट्टी में दबा नहीं होता। कभी कभी वह हमारी आंखों के सामने होता है, फिर भी समझ से बाहर रहता है। एक जैसी आकृति 100 से अधिक बार, फिर भी अर्थ गायब, और फिर एक छोटी सी खोज, एक हड्डी की छड़, पूरा दृश्य बदल देती है। यही वह क्षण है जहां पुरातत्व और आधुनिक विज्ञान मिलकर एक पुराने सन्नाटे को शब्द देते हैं, और शायद इसी में इस वस्तु का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें देखने से नहीं, जुड़ने से समझ आती हैं। नंबर 2, फाइस्टोस डिस्क, 3500 साल पुरानी लिखावट का दावा किया गया। अर्थ, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक ऐसी वस्तु मिट्टी के नीचे से निकली जिसने जितना इतिहास को रोशनी दी, उससे ज्यादा इतिहास को चिढ़ाया।
क्रीट द्वीप पर खुदाई करते हुए एक गोल मिट्टी की चकती मिली। देखने में साधारण, लेकिन उस पर बने संकेत इतने अजीब, इतने व्यवस्थित और इतने अनजान थे कि वह चकती तुरंत एक चुनौती बन गई। यह वही वस्तु है जिसे दुनिया फाइस्टोस डिस्क के नाम से जानती है। पुरातत्व में कई चीजें रहस्य बनती हैं, पर फाइस्टोस डिस्क का रहस्य अलग है, क्योंकि इसमें समस्या सिर्फ यह क्या है नहीं, बल्कि यह किस भाषा का है भी है। और जब भाषा ही पकड़ में ना आए तो अर्थ तक पहुंचना ऐसा हो जाता है जैसे धुएं से नक्शा पड़ना। इस डिस्क की खोज 1908 में हुई थी। एक इतालवी पुरातत्वविद लुइजी बर्नियर फाइस्टोस के उस प्रसिद्ध मिनोन महल की खुदाई कर रहे थे, जो प्राचीन क्रीट की सत्ता, संस्कृति और रहस्यमय प्रशासनिक दुनिया से जुड़ा माना जाता है। उसी दौरान उन्हें लगभग 6 इंच व्यास की यह गोल चकती मिली। इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसके दोनों तरफ लिखावट है, और वह लिखावट सीधी पंक्तियों में नहीं, बल्कि सर्पिल घुमाव में भीतर की ओर जाती है, जैसे कोई संदेश धीरे धीरे केंद्र तक उतर रहा हो। यह शैली अपने आप में इतनी अलग है कि पहली नजर में ही लगता है यह किसी सामान्य नोट या हिसाब किताब की चीज नहीं, बल्कि किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया गया संदेश हो सकता है। अब यहां से असली समस्या शुरू होती है। इस डिस्क पर कुल 45 अलग अलग संकेत हैं, लेकिन वे संकेत बार बार दोहराए गए हैं, इसलिए कुल मिलाकर लगभग 250 के आसपास चिन्ह बनते हैं। हर चिन्ह किसी न किसी चीज जैसा लगता है, कहीं किसी व्यक्ति का सिर, कहीं कोई हथियार, कहीं कोई ढाल, कहीं कोई नाव, कहीं कोई मधुमक्खी का छत्ता, कहीं कोई पेड़, कहीं कोई जानवर, कहीं कोई बांसुरी, कहीं कोई तीर, कहीं कोई लाठी, और कुछ संकेत ऐसे जिनका नाम ही लोगों ने अपने अनुमान से रख दिया, जैसे कैदी, बच्चा, स्त्री वगैरह। पर ध्यान रखिए, ये नाम असली अर्थ नहीं है, बस आधुनिक लोगों का लगाया हुआ लेबल है ताकि बात करना आसान हो जाए। असली अर्थ आज भी धुंध में है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस डिस्क के संकेत लिखे नहीं गए थे, वे ठप्पे से बनाए गए थे, यानी अलग अलग मोहरों की तरह चिन्हों को नरम मिट्टी में दबाकर बनाया गया और फिर उसे भट्ठी में पकाया गया। यह तकनीक अपने समय के हिसाब से बहुत व्यवस्थित है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि किसी के पास पहले से चिन्हों के ठप्पे मौजूद थे। यह बात फाइस्टोस डिस्क को केवल एक लिखित वस्तु नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध निर्मित वस्तु बना देती है। और यही कारण है कि कई लोगों ने इसे इतिहास की सबसे शुरुआती मुद्रित या ठप्पा लेखन जैसी तकनीक का संकेत भी माना, भले ही वह आधुनिक छपाई जैसी न हो। समय निर्धारण के आधार पर यह डिस्क कम से कम 1600 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है, यानी लगभग 4000 साल पुरानी। इतनी पुरानी, इतनी अनोखी और इतनी अकेली कि लंबे समय तक लोगों ने इसे नकली तक मान लिया। आमतौर पर आधुनिक विज्ञान नकली चीजों को पकड़ता है, लेकिन यहां उलटा हुआ। आधुनिक परीक्षणों ने इसे असली बताया। यह असलीपन अपने आप में राहत नहीं बना, बल्कि और भारी बोझ बन गया, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि यह धोखा है या नहीं, बल्कि यह था कि यह सच है तो इसका अर्थ क्या है। और फिर एक और परत, जिस मिट्टी से यह डिस्क बनी उसके बारे में यह संकेत भी मिलता है कि वह शायद उसी द्वीप की मिट्टी नहीं है जहां यह मिली। अगर यह सही है तो इसका अर्थ यह निकलता है कि वस्तु कहीं और बनाई गई और फिर किसी तरह क्रीट तक पहुंची। लेकिन यहां भी निश्चितता नहीं, बस इतना तय है कि यह वस्तु क्रीट के अंदर पाई गई और उसका संबंध मिनोअन वातावरण से जोड़कर देखा जाता है। पर यह संबंध सीधा है या परोक्ष, यही बहस का केंद्र है। इसी पृष्ठभूमि में एक नाम बार बार सामने आता है, भाषाविद डॉक्टर गैरेथ ओवेन्स। उन्होंने अपने जीवन के 3 दशक से भी अधिक समय इस डिस्क के अध्ययन में लगाए, और फिर उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने इसकी लिखावट का लगभग पूरा अर्थ निकाल लिया है। लगभग पूरा, यानी उन्होंने कहा कि वह इसके संदेश का बहुत बड़ा हिस्सा समझ चुके हैं। उनका दावा यह है कि यह किसी धार्मिक पाठ जैसा है, एक प्रार्थना या स्तुति जो एक मां या प्रेम से जुड़ी देवी को समर्पित है।
और उसमें गर्भवती देवी की बात भी संकेत रूप में मौजूद है। उनके अनुसार क्रीट में प्रेम से जुड़ी एक देवी की परंपरा थी और डिस्क का संदेश उसी दिशा में जाता है। इसी कारण ओवेन्स के दावे के तुरंत बाद कई लोगों ने उसे अविश्वसनीय या कमजोर माना। कुछ लेखों और आलोचनाओं में यह भी कहा गया कि उनका अनुवाद असंभव या अत्यधिक कल्पनात्मक है। यहां एक और समस्या भी है, फाइस्टोस डिस्क का कोई दूसरा उदाहरण नहीं। अगर इसी लिपि में कई दस्तावेज होते तो संकेतों का अर्थ धीरे धीरे तय हो जाता, लेकिन यहां एक अकेली वस्तु है और अकेली वस्तु पर भाषा का पूरा अर्थ निकालना हमेशा जोखिम भरा होता है, क्योंकि सत्यापन के लिए तुलना का मैदान छोटा पड़ जाता है। तो फिर हम कहां खड़े हैं? एक तरफ 4000 साल पुरानी ठप्पों से बनी सर्पिल लिखावट वाली एक असाधारण डिस्क है जो नकली नहीं, असली साबित हो चुकी है। दूसरी तरफ उसका अर्थ आज भी मान्य रूप में तय नहीं है। ओवेन्स का दावा एक रोशनी की तरह दिखता है, पर उस रोशनी के पीछे धुंध भी है, क्योंकि प्रक्रिया पर सहमति नहीं, प्रमाणों पर एकमत नहीं और समुदाय के सामने वह मजबूती नहीं जिससे मामला बंद कहा जा सके। और यही फाइस्टोस डिस्क की सबसे बड़ी क्रूरता है। यह हमें बार बार यह एहसास कराती है कि कभी कभी इतिहास का एक टुकड़ा सामने आकर भी बोलता नहीं। उसके संकेत साफ दिखते हैं पर भाषा गायब है। उसका ढांचा व्यवस्थित है पर संदर्भ अधूरा है। और फिर कोई एक व्यक्ति कहता है कि उसने लगभग सब समझ लिया, पर बाकी दुनिया कहती है समझने से पहले दिखाइए कि आपने समझा कैसे। इसीलिए फाइस्टोस डिस्क आज भी एक जीवित रहस्य है, ऐसा रहस्य जो हल होने के करीब भी लगता है और उतना ही दूर भी। नंबर 3, टार में उंगली का निशान। 2000 साल पुराने जहाज से निकला इंसान का सबसे सीधा सुराग। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी जानकारी किसी शिलालेख से नहीं, किसी हथियार से नहीं, किसी राजा से नहीं, बल्कि एक ऐसे निशान से निकलती है जो किसी ने अनजाने में छोड़ दिया था। स्कैंडिनेविया के सबसे पुराने और सबसे दुर्लभ लकड़ी के तख्तों वाले युद्ध नौका जैसे जहाज पर ठीक यही हुआ। जहाज को जलरोधी बनाने के लिए जिस गाढ़े काले पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, उसी में एक इंसान की उंगली का निशान जम गया और फिर 2000 साल से भी ज्यादा समय तक वह निशान समय की पकड़ से बाहर टार के भीतर कैद रहा। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब उस टार का सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण किया तो इतिहास के सामने अचानक एक मानवीय चेहरा आ गया, क्योंकि नाव, रस्सी, लकड़ी और हथियार तो वस्तुएं हैं, पर उंगली का निशान सीधे बताता है कि किसी जीवित इंसान ने उस क्षण उस सामग्री को हाथ लगाया था। जिस जहाज की बात हो रही है उसे आमतौर पर ह्योर्टस्प्रिंग नाव के नाम से जाना जाता है। यह नाव डेनमार्क के आल्स द्वीप के पास एक दलदली क्षेत्र में मिली थी और उसका संरक्षण असाधारण रूप से अच्छा इसलिए रहा क्योंकि उसे जानबूझकर दलदल में डुबोया गया था। दलदली वातावरण में ऑक्सीजन कम होती है, तापमान और रासायनिक स्थितियां अलग होती हैं, इसलिए लकड़ी और जैविक पदार्थ सामान्य मिट्टी की तुलना में कहीं बेहतर सुरक्षित रह जाते हैं। यही वजह है कि यह नाव, जिसे स्कैंडिनेविया की सबसे पुरानी तख्तीदार नावों में गिना जाता है, आज तक अध्ययन के लिए एक अनमोल संदर्भ बनी हुई है और डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित भी है। अब असली रहस्य यह नहीं था कि नाव कितनी पुरानी है या वह कैसी बनी थी। असली रहस्य यह था कि इसे बनाने वाले और इसे चलाने वाले लोग कौन थे, वे कहां से आए थे और उन्होंने ऑल्स द्वीप पर हमला करने का जोखिम क्यों उठाया। परंपरागत पुरातत्व के पास यहां तक पहुंचने के लिए सीमित रास्ते थे, क्योंकि नाव तो मिल गई, हथियारों के अवशेष भी मिले, लेकिन पहचान और मूल बताने वाली चीजें गायब थीं। दशकों तक यह मामला एक बड़े प्रश्न चिन्ह जैसा रहा। फिर आधुनिक विज्ञान ने उस नाव की एक ऐसी चीज को केंद्र में रखा जिसे पहले लोग बस सील करने वाला पदार्थ समझकर नजरअंदाज करते थे। टार या राल आधारित सीलेंट का इस्तेमाल प्राचीन नावों में सामान्य था, क्योंकि लकड़ी के तख्तों के जोड़ से पानी रिस सकता है। इस नाव में भी जोड़ बंद करने के लिए टार का प्रयोग हुआ था।
समस्या यह थी कि जब नाव पहली बार निकाली गई तब उसे संरक्षित करने के लिए रसायनों का इस्तेमाल किया गया, जो उस दौर की जरूरत थी, क्योंकि दलदल से बाहर आते ही लकड़ी का क्षरण तेज हो जाता है। लेकिन यही संरक्षण रसायन बाद में वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए बाधा भी बन गए, क्योंकि जिन हिस्सों पर रसायन लग गए वहां मूल जैव रासायनिक संकेत बिगड़ सकते थे। फिर भी कुछ ऐसे टुकड़े और पदार्थ बाद में मिले जिन पर वह पुराना संरक्षण उपचार नहीं हुआ था। शोधकर्ताओं के लिए वही टुकड़े खुली खिड़की बन गए। यहीं से कहानी में आधुनिक तकनीक दाखिल होती है। वैज्ञानिकों ने टार के नमूनों पर कई तरीकों से जांच की, रासायनिक घटक पहचानने के लिए सूक्ष्म विश्लेषण, आयु और पदार्थ की प्रकृति समझने के लिए आधुनिक परीक्षण, और सबसे महत्वपूर्ण अत्यंत उच्च रेजोल्यूशन एक्सरे टोमोग्राफी जैसी स्कैनिंग तकनीकें, जिनसे टार के भीतर की संरचना को बिना तोड़े देखा जा सकता है। इसी स्कैनिंग में वह चीज दिखी जो आम आंखों को शायद कभी न दिखती, टार में दबा हुआ उंगली का निशान। यह निशान अपने आप में किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताता। यह नहीं बताता कि वह व्यक्ति नाव बनाने वाला कारीगर था या हमलावर योद्धा, लेकिन यह दो बहुत बड़ी बातें जरूर करता है। पहली, यह साबित करता है कि टार जिस समय लगाया जा रहा था तब किसी इंसान की उंगली सीधे उस गाढ़े पदार्थ पर लगी और उसके पैटर्न ने वहां छाप छोड़ दी। यानी यह केवल वस्तु नहीं, क्रिया का प्रमाण है। किसी ने सीलिंग करते समय उसे दबाया, समतल किया या जोड़ पर जमाया। दूसरी, यह उस पूरे घटनाक्रम को अचानक बहुत वास्तविक बना देता है। 2000 साल पहले का समुद्री अभियान अक्सर हमारे लिए एक दूर की अमूर्त कहानी बनकर रह जाता है, लेकिन उंगली का निशान बताता है कि वहां पसीने, मेहनत, जल्दबाजी और मानवीय हाथों की गर्मी थी। अब सवाल उठता है कि इस खोज से मूल स्थान का रहस्य कैसे खुलता है। इसका जवाब भी टार के भीतर ही छिपा था। जब वैज्ञानिकों ने टार की रासायनिक संरचना को समझा तो यह संकेत मिला कि उसमें किन स्रोतों का मिश्रण है, जैसे किस प्रकार की राल या किस प्रकार का पदार्थ उसे जलरोधी बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। शोध की दिशा यह बनी कि अगर टार में विशेष प्रकार की पाइन राल या उसके संकेत हैं, तो उस सामग्री का स्रोत उन क्षेत्रों से जुड़ सकता है जहां ऐसे जंगल या संसाधन उपलब्ध थे। इससे पुराने अनुमान चुनौती में पड़े। पहले कुछ धारणाएं नाव के मूल को एक दिशा में रखती थीं, लेकिन टार और अन्य सामग्री के विश्लेषण ने संकेत दिया कि इसका संबंध बाल्टिक सागर क्षेत्र के उन इलाकों से अधिक बैठता है जहां पाइन संसाधन और उस समय की समुद्री गतिविधियों का नेटवर्क मौजूद था। यहां एक और निर्णायक संदर्भ जुड़ता है, आल्स द्वीप पर हमले की कथा। उपलब्ध पुरातात्विक संदर्भ यह बताता है कि हमलावर समुद्र के रास्ते आए, लड़ाई हुई और अंत में स्थानीय लोगों ने हमलावरों को हराकर उनके हथियारों तथा नाव को दलदल में एक प्रकार के चढ़ावे या अनुष्ठानिक अर्पण के रूप में डुबो दिया। यही जानबूझकर डुबोना इस नाव को बचा ले गया, वरना सामान्य समुद्री परिस्थितियों में लकड़ी की नाव कब की समाप्त हो चुकी होती। इस अर्पण की वजह से ही आज वैज्ञानिक टार रस्सियों, लकड़ी के तख्तों की सिलाई और निर्माण कौशल तक पर बात कर पा रहे हैं। और अब इस पूरी खोज का सबसे भविष्य निर्भर हिस्सा सामने आता है। उंगली का निशान मिलना एक अद्भुत शुरुआत है, लेकिन वैज्ञानिक वहीं रुकना नहीं चाहते। उनकी उम्मीद यह है कि टार के भीतर किसी स्तर पर जैविक अवशेष इतने सूक्ष्म रूप में बचे हो सकते हैं कि उनसे प्राचीन अनुवंशिक संकेत निकाले जा सकें। अगर ऐसा हो पाया तो यह केवल कहां से आए तक सीमित नहीं रहेगा, यह किस समूह से जुड़े थे और उनका संबंध किन आबादियों से था, जैसी गहरी परतें भी खोल सकता है। अभी यह लक्ष्य प्रयास के स्तर पर है, लेकिन दिशा स्पष्ट है। टार अब सिर्फ नाव का सीलेंट नहीं, एक जैविक तिजोरी की तरह देखा जा रहा है। इसलिए यह मामला सिर्फ एक उंगली के निशान की सनसनी नहीं है। यह उस बदलाव का उदाहरण है जहां आधुनिक विज्ञान पुरातत्व के पुराने सवालों को नए माध्यम से पकड़ता है। पहले लोग नाव की लकड़ी देखकर अनुमान लगाते थे, हथियार देखकर निष्कर्ष बनाते थे और क्षेत्रीय तुलना से संभावनाएं तय करते थे। अब वही कहानी
रसायन, सूक्ष्म संरचना और स्कैनिंग तकनीक से आगे बढ़ रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह प्रगति किसी बड़े शिलालेख के मिलने से नहीं हुई। यह प्रगति उस गलती से हुई जो किसी इंसान से काम करते वक्त हो गई थी, जब उसकी उंगली टार पर दब गई थी। अगर आप इस खोज का सार पूछें तो वह यह है, इतिहास के कुछ सबसे कठिन प्रश्नों का जवाब कभी कभी सबसे साधारण मानवीय निशान में छुपा होता है। नाव का नाम, उसकी लंबाई, उसका ढांचा और उसके हथियार हमें समय की तकनीक दिखाते हैं, लेकिन टार में कैद उंगली का निशान हमें समय का इंसान दिखाता है। और जब इतिहास का इंसान सामने आ जाता है, तब मूल और कारण जैसे सवाल भी अचानक अधिक सुलझने योग्य लगने लगते हैं। यही वजह है कि यह छोटा सा निशान 2000 साल पुराने रहस्य में एक बड़ा मोड़ बन गया। और यह भी संभव है कि आने वाले समय में यही निशान उस पूरी कहानी का दरवाजा खोल दे जिसे अब तक हम केवल अनुमान और अधूरी कड़ियों से जोड़ते आए हैं। नंबर 4, ईस्टर द्वीप के मोआई, जब पत्थर की मूर्तियां सचमुच चलकर अपनी जगह पहुंची। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है, इतना दूर, इतना अलग थलग कि वहां पहुंचना आज भी आसान नहीं लगता। और उसी द्वीप पर खड़ी हैं दुनिया की सबसे चौंकाने वाली पत्थर की मूर्तियां, मोआई। पहली नजर में ये सिर्फ विशाल सिर लगते हैं, जैसे धरती ने अपने भीतर किसी प्राचीन सभ्यता का चेहरा दबा रखा हो। लेकिन जैसे ही आप उनकी असली बनावट समझते हैं, पूरा दृश्य बदल जाता है। इन मूर्तियों के सिर्फ सिर नहीं हैं, इनके पूरे शरीर हैं। और कई मूर्तियां कभी अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ी थीं, किसी सटीक दिशा में देखने के लिए, किसी उद्देश्य के साथ। यहीं से सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है, इतने भारी भरकम पत्थरों को बिना आधुनिक मशीनों के द्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक आखिर ले कैसे जाया गया? सदियों तक यह सवाल लोगों के दिमाग में ऐसे चुभता रहा जैसे किसी बंद दरवाजे पर लगातार दस्तक। कोई कहता इन्हें लकड़ी के लट्ठों पर घसीटा गया, कोई कहता स्लेज पर खींचा गया, कोई कहता बड़े बड़े रोलर लगाए गए। फिर बहसें शुरू होती, द्वीप पर इतने पेड़ थे भी या नहीं? अगर थे तो क्या वे इसी काम में काट दिए गए? अगर नहीं थे तो फिर यह तरीका कैसे संभव है? समस्या यह थी कि हर पारंपरिक सिद्धांत एक जगह जाकर अटकता था, या तो संसाधनों के कारण या फिर मूर्तियों के आकार प्रकृति के कारण। क्योंकि मोआई सिर्फ भारी नहीं है, वे असंतुलित भी हो सकती हैं। जरा सी गलती और मूर्ति टूट जाए, और अगर मूर्ति टूटे तो वह उस संस्कृति के लिए सिर्फ नुकसान नहीं, एक बड़ा धार्मिक सामाजिक आघात भी रहा होगा। इसलिए यह मानना भी कठिन था कि लोग उन्हें बेतरतीब तरीके से घसीटते रहे होंगे। फिर आधुनिक शोधकर्ताओं ने इस पहेली को उल्टा पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने यह नहीं पूछा कि हम आज क्या कर सकते हैं, बल्कि यह पूछा कि मूर्ति खुद हमें क्या बता रही है। जब आप मोआई को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उनकी बनावट सामान्य खंभे जैसी नहीं है। कई मोआई का निचला हिस्सा चौड़ा है, आधार कुछ खास तरह से डी आकार जैसा बैठता है, और पूरी मूर्ति में हल्का सा आगे की ओर झुकाव होता है। यह झुकाव अगर अनजाने में होता तो उसे निर्माण की कमी कहा जाता, लेकिन जब यह झुकाव बार बार एक पैटर्न की तरह दिखे तो वह कमी नहीं, संकेत बन जाता है। संकेत यह कि मूर्ति को स्थिर खड़ा रखने के साथ साथ उसे हिलने की क्षमता भी दी गई हो सकती है, ऐसी हिलने की क्षमता जो नियंत्रित हो। यहीं से चलने वाला सिद्धांत सामने आया कि मोआई को घसीटा नहीं गया, बल्कि उसे झुलाकर आगे बढ़ाया गया। यह सुनने में पहले अटपटा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे एक भौतिक प्रक्रिया की तरह सोचते हैं, यह डरावनी कल्पना नहीं, व्यावहारिक तकनीक बन जाता है। मान लीजिए एक भारी अलमारी है, उसे सीधे उठाकर ले जाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं झुकाकर आगे सरकाएं तो वह चलती हुई लगती है। मोआई के साथ भी यही विचार है। रस्सियों से मूर्ति के ऊपरी हिस्से को बांधा गया और दोनों तरफ खड़े लोगों ने ताल और समन्वय के साथ उसे दाएं बाएं झुलाया। हर झुलावे के साथ मूर्ति का भार एक तरफ शिफ्ट होता, आधार थोड़ा घूमता
और मूर्ति कुछ इंच आगे बढ़ जाती। फिर दूसरी तरफ वही क्रिया और इस तरह भारी पत्थर का चलना शुरू हो जाता। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं थी कि यह कहानी अच्छी लगती है। इसकी ताकत यह थी कि इसे प्रयोग से दिखाया गया। शोधकर्ताओं ने उसी तरह के अनुपात और झुकाव के साथ एक भारी प्रतिकृति बनाई और कई लोगों की टीम के साथ रस्सियों द्वारा उसे वॉक कराया। परिणाम यह निकला कि पर्याप्त तालमेल हो तो पत्थर की वह प्रतिकृति बिना घिसटने के, बिना टूटे, नियंत्रित ढंग से आगे बढ़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रक्रिया में मूर्ति का झुकाव और उसका आधार वास्तव में मददगार साबित होता है, बाधा नहीं। यानी वही डिजाइन लक्षण जिसे लोग पहले समस्या समझते थे, असल में समाधान का हिस्सा बन गया। अब दूसरी पहेली, कई मोआई के सिर पर लाल रंग का विशाल पत्थर टोपी जैसा भी दिखता है, जिसे पुकाव कहा जाता है। यह टोपी अलग पत्थर से बनी होती है और उसका वजन भी बहुत अधिक हो सकता है। सवाल यह था कि अगर मूर्ति को किसी तरह खड़ा कर भी दिया जाए तो इतनी भारी टोपी को ऊपर कैसे चढ़ाया गया। यहां भी पुराने जवाब या तो कल्पना लगते थे या फिर असंभव। आधुनिक व्याख्या यह कहती है कि टोपी को लुढ़का कर लाया गया, फिर एक ढलान या रैंप जैसी व्यवस्था से उसे ऊपर तक पहुंचाया गया। टोपी के अंदर बनी एक खास कटिंग या खांचे जैसी बनावट यह संकेत देती है कि वह मूर्ति के सिर पर सटीक फिट के लिए बनाई गई थी। यानी यहां भी जुगाड़ नहीं, पूर्व योजना है। और फिर एक तीसरा संकेत, द्वीप पर कई जगहों पर रास्तों का एक नेटवर्क भी मिलता है। पहले लोग सोचते थे कि ये रास्ते सिर्फ धार्मिक या जुलूस मार्ग होंगे, लेकिन अगर मोआई चलकर गए तो उन्हें एक साफ, अपेक्षाकृत समतल और चौड़ा रास्ता चाहिए था जहां झुलाते हुए आगे बढ़ाना संभव हो। ऐसे में ये रास्ते केवल धार्मिक नहीं, तकनीकी जरूरत भी हो सकते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो पूरे परिदृश्य को जोड़ देता है। मूर्ति की बनावट, रस्सियों की तकनीक, टीम वर्क का तालमेल और रास्तों की संरचना। इस पूरे समाधान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह किसी चमत्कार पर नहीं टिकता। न इसमें किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत है, न किसी असंभव मशीन की। इसमें जरूरत है बस 3 चीजों की: भौतिकी की समझ, सामूहिक तालमेल और उस सभ्यता की इच्छा शक्ति जो अपने पूर्वजों की जीवित छवियां खड़ी करने के लिए वर्षों तक काम करने को तैयार थी। मोआई को वहां के लोग केवल पत्थर नहीं मानते थे, वे उन्हें अपने पूर्वजों का चेहरा मानते थे। एक ऐसा चेहरा जो समुदाय को देख रहा है, दिशा दे रहा है और उस भूमि की स्मृति को स्थायी बना रहा है। जब उद्देश्य इतना बड़ा हो तो तकनीक भी उसी उद्देश्य के अनुरूप विकसित होती है, और कई बार वह तकनीक हमें आज असंभव लगती है क्योंकि हम उस उद्देश्य की गंभीरता को भूल जाते हैं। तो क्या यह रहस्य अब पूरी तरह हल हो गया? इस विषय में अलग अलग व्याख्याएं अभी भी चलती हैं, क्योंकि हर मोआई, हर रास्ता, हर स्थल एक जैसा नहीं है। संभव है कुछ मूर्तियां अलग तरीके से भी ले जाई गई हों या अलग समय में तकनीक बदलती रही हो, लेकिन चलाकर ले जाना वाला समाधान एक ऐसा उत्तर है जो मूर्तियों की बनावट के साथ फिट बैठता है, प्रयोग से दिखाया जा चुका है और द्वीप की सीमित परिस्थितियों में भी व्यावहारिक लगता है। और यही कारण है कि यह उत्तर सिर्फ एक सिद्धांत नहीं रहता, यह एक मजबूत दिशा बन जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मोआई की यह चलने वाली कहानी रहस्यमयी और वास्तविक लगी हो तो अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है यह तरीका सबसे सही है या आप किसी दूसरे तरीके को ज्यादा तर्कसंगत मानते हैं? ऐसे ही और पुराने रहस्यों के वैज्ञानिक जवाबों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला रहस्य आप किस पर सुनना चाहते हैं।